A very fresh good morning to my dear students. Today we are going to study about chromosomal theory of inheritance. आज हम बात करेंगे chromosomal theory of inheritance. अब तक हमने inheritance की बात की थी, लेकिन हमने inheritance के साथ जिक्र किया था genes का. अब हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या रोल प्ले करते हैं, क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, किसने दी थी. उससे पहले हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो अपना थ्योरी दी थी, मेंडल ने अपना वर्क जो पब्लिश किया था इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स पे, वो सेवरल रीजंस थे कुछ जिससे वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में. मेंडल ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे अपना वर्क पब्लिश किया था इन 1865, बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900. लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा कब तक? 1900 तक. क्या है कि मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था इनहेरिटेंस के ऊपर 1865 में, लेकिन 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था. कई बार पूछ लेते कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं कि इतने सालों तक मेंडल का वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा. इसके पीछे 3-4 रीजंस हैं. पहला ये है कि उस टाइम जो है कम्युनिकेशन जो है वो इजी नहीं थी. On that time, communication was not easy. Communication easy नहीं थी. दूसरा, जिस मैगजीन के अंदर उसका काम पब्लिश हुआ था, that has unlimited सर्कुलेशन. दूसरा क्या था? पहले तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं थी इतनी. अब तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, जिसकी हेल्प से हम इन चीजों को पब्लिकेट कर सकते हैं, पब्लिसाइज कर सकते हैं. बट दूसरा फैक्टर क्या था कि उस टाइम एक तो कम्युनिकेशन नहीं थी, दूसरा जिस मैगजीन के अंदर उसका काम पब्लिश हुआ था उस मैगजीन की जो सर्कुलेशन थी वो लिमिटेड सर्कुलेशन थी. दूसरा फैक्टर यहां से क्या था कि मेंडल ने क्या बताया था कि फैक्टर्स, जीन्स का जिक्र नहीं किया था. मेंडल ने जीन्स को किसका नाम दिया था? फैक्टर्स का. मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर्स हैं आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स, आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट इनहेरिट्स, जो इनहेरिट होती हैं, एंड डू नॉट शो ब्लेंडिंग. कि मेंडल ने बताया कि फैक्टर्स जो है वो स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट्स हैं जो इनहेरिट्स होती हैं और वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती, जबकि व्हाइल वेरिएशंस आर कंटिन्यूअसली सीन इन नेचर, जबकि वेरिएशंस जो हैं आर सीन कंटिन्यूअसली इन नेचर, जबकि नेचर के अंदर वेरिएशंस देखी जा रही थी. ये भी एक रीजन था कि मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि उसने बताया था कि ये ब्लेंड नहीं होती, जबकि वेरिएशंस नेचर में क्या थी? वेरिएशंस प्रेजेंट थी, वहां वेरिएशंस देखी जा रही थी. दो फैक्टर समझे. पहला कि कम्युनिकेशन इजी नहीं थी, दूसरा और जिस मैगजीन में उसका काम पब्लिश हुआ उसकी लिमिटेड सर्कुलेशन थी. दूसरा ये है कि उसने फैक्टर्स को डिस्क्रीट यूनिट्स बताया कि वो ब्लेंड नहीं करती, जबकि नेचर में क्या देखा जा रहा था? वेरिएशंस देखी जा रही थी. तीसरा फैक्टर इसके पीछे क्या था कि मेंडल जो है इसके पास, इसने ना क्या किया कि बायोलॉजी में मेंडल ने, तीसरा फैक्टर है, मेंडल यूजेस मैथमेटिकल अप्रोचेस इन बायोलॉजी. मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोचेस यूज की बायोलॉजी में. मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज किए बायो में, जो कि उसके जो कंटेम्परेरीज थे, उसके जो क्लीग्स थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि बायो में मैथ्स का यूज थोड़ी हो सकता है. क्या हुआ कि मेंडल ने मैथमेटिकल अप्रोच यूज की, जो कि इसके जो कलीग्स थे डिड नॉट एक्सेप्ट दीज थिंग्स. उन्होंने इन चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैथ्स को बायो में यूज थोड़ी कर सकते हैं. तीसरा फैक्टर ये भी था. और लास्ट फैक्टर था कि मेंडल डिड नॉट हैव एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द जीन्स. उसने जिन फैक्टर्स की बात की थी, इन फैक्टर्स का मेंडल के पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था. डू नॉट हैव एनी फिजिकल प्रूफ, क्योंकि उस टाइम तक
कोई माइक्रोस्कोपी नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो मेंडल के पास इस चीज के लिए कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि फैक्टर्स जो है वो जीन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं या नहीं है, वो किस चीज की बनी हुई होती हैं, उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। ये फैक्टर, ये रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो है वो अनएक्सेप्टेबल था। क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार कि मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865 बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900 बाय, कि मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश तो कर दिया था 1865 में, 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। उसके बारे में बताओ कि उसके रीजंस बताओ ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, उन तीनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया मेंडल्स की थ्योरी को। इन 1900 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड द मेंडल्स वर्क, उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। अब इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि कौन से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन से वो 3 साइंटिस्ट थे। एक पहला साइंटिस्ट, एक है हगो डी व्राइस, एक है कोरंस, एंड थर्ड इज द वॉन शेरमार्क, TSCHERMAK वॉन शेरमार्क। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। दूसरा, विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, उस टाइम तक माइक्रोस्कोप्स आ चुके थे, तो माइक्रोस्कोपी की हेल्प से क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो है, जीन्स का बिहेवियर भी स्टडी किया गया। माइक्रोस्कोपी की हेल्प से देखा गया कि सेल, जब स्टेनिंग की गई सेल को, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर कुछ स्टेनिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और उन स्टेनिंग बॉडीज को नाम दिया गया क्रोमोसोम्स का, यानी कि क्रोमोसोम्स का मतलब यहाँ है कलर्ड बॉडीज। माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हो गई थी, तो माइक्रोस्कोपिक एडवांसमेंट हुई तो देखा गया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को देखा गया कि कुछ कलर्ड बॉडीज प्रेजेंट होती है। जब स्टेन किया गया तो उनको क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। इन क्रोमोसोम्स की मूवमेंट भी देखी गई, क्रोमोसोम्स मूवमेंट ऑल्सो सीन इन द बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहां तक माइक्रोस्कोपी आ चुकी थी, तो माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखा गया। और ये चीज देखी गई कि कुछ ऐसी चीज है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट डिवाइड एंड दैट डबल्स एंड डिवाइड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन, की न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो सेल डिवीजन से पहले डबल होती हैं और फिर डिवाइड कर जाती हैं, और उन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया कि वो क्रोमोसोम्स हैं जो हर सेल डिवीजन से पहले डबल हो जाएंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे ताकि जो नए सेल्स बनेंगे उनको इक्वल अमाउंट में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स मिल सके। क्लियर हुआ यहां से। उसके बाद क्या है कि यहां से क्रोमोसोम्स की मूवमेंट को और देखी गई। दूसरा यहां से क्या ऑब्जर्व किया गया, क्रोमोसोम्स मूवमेंट इज ऑल्सो ऑब्जर्व। अब इन 1902 में 2 साइंटिस्ट और थे जो स्टडी कर रहे थे। वो कौन कौन से थे वो साइंटिस्ट थे? एक था वोल्टर सटन और दूसरा थियोडोर बोवेरी। इन दोनों ने कौन सी थ्योरी दी? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। क्वेश्चन आता है, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड व्हेन, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? वोल्टर सटन और बोवेरी ने दी। कब दी? 1902 में दी। इन्होंने क्या बताया, इसके पॉइंट्स क्या थे इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, इसके मेजर पॉइंट्स। वैसे तो मैं तुम्हें बताती हूँ, कई चीजें बताती हूँ उसके बारे में, लेकिन फिर फाइनली मैं मेजर वो पॉइंट्स बताऊंगी तुम्हें दैट यू हैव टू राइट डाउन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जो तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में लिखने हैं। इन्होंने बताया कि गैमीट्स जो है वो एक ब्रिज है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में। गैमीट्स जो बनते हैं स्पर्म और ओवम, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। गैमीट्स स्पर्म जो है वो सिर्फ क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिर्फ अपना न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। स्पर्म हमने देखा था ना कि जब स्पर्म की एंट्री हुई थी तो स्पर्म के बाकी सारे पार्ट डीजनरेट हो गए थे, सिर्फ स्पर्म का न्यूक्लियस था प्योर न्यूक्लियस की फॉर्म में, जो कि फीमेल न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया था। साइटोप्लाज्म सारा किसका था?
माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह किसकी थी, वो सारी oocyte की थी। तो यानी कि क्रोमोसोम्स हैं जो हेरिडिटरी, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स हैं जो हेरिडिटरी यूनिट्स हैं जो इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं। अब जब गैमीट्स बनते हैं तो जो पेयर, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सेपरेट होते हैं। अब सेपरेट होंगे तो उनके अंदर वो जो जीन्स, अब यहां से क्या बताया इन्होंने कि मेंडल यहाँ इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। पहला पॉइंट यहां से क्या था कि जो बिहेवियर है ऑफ क्रोमोसोम्स वर पैरेलल टू जीन्स। 3 मार्क्स में क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा जाता है। पहला तो क्या है कि क्रोमोसोम्स का बिहेवियर जो है वो जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है। दूसरा कि जो जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन्स या फिर हम कहें जो एलील्स हैं, आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस लोकाई, की सर्टेन पोजीशन है होमोलोगस लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहां से क्या बताया गया कि जो जीन्स हैं यानी कि जीन्स का पेयर जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट हमें पता है, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये एक पेयर ऑफ जीन्स है, एक यहाँ प्रेजेंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लिया हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है, यहाँ कैपिटल टी है तो यहाँ हमें दूसरा टी मिलेगा। यानी कि पेयर ऑफ जीन्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे, होमोलोगस साइट पे, होमोलोगस लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं। समझ आई यहां से ये चीज कि पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन होमोलोगस लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, यानी कि जीन्स जो है उनको कौन कैरी कर रहा है, जीन्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स का ही पार्ट है जीन्स, यहां से ये प्रूव हो गया था। और होमोलोगस जो जीन्स है, जो पेयर है एक जीन का एलील्स का, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर यहां से ये था कि तीसरा पॉइंट क्या था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, कि व्हेन क्रोमोसोम्स पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, पेयरिंग एंड segregation of chromosomes leads to the segregation of characters they carry, so that each gamete receive only one factor। तीसरा पॉइंट यहां से क्या था कि जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, उनकी जब सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम्स की, तो वो जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो साथ में जो वो फैक्टर्स कैरी करेंगे वो फैक्टर्स भी सेग्रीगेट होंगे। वो इस तरह से सेग्रीगेट होंगे कि जब गैमीट्स बनेंगे तो एक गैमीट जो है वो एक ही फैक्टर रिसीव करेगा। जैसे कि अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो जब ये क्रोमोसोम से जब सेपरेट हुए तो उस एक गैमीट को सिर्फ एक ही इस पेयर में से एक ही फैक्टर मिलेगा, दोनों फैक्टर्स उसके पास नहीं आएंगे। अगर सिंगल क्रोमोसोम्स उसके पास गया तो वो उस सिंगल क्रोमोसोम्स के साथ सिंगल जीन उस पेयर में से उसके पास जाएगी। दिस इज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यहां से क्रोमोसोमल थ्योरी को, क्रोमोसोम्स के की स्टडी को और मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को कंबाइन किया गया, यूनाइट किया गया और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी। किसकी मेंडल की स्टडी को और यहां से क्रोमोसोम्स की स्टडी को यूनाइट कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो एक कॉमन स्टडी आई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई। अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, अब इसमें दो चीज की बात हुई, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी ये फॉलो करती है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट भी शो करती है। अब देखो यहाँ हमने ये बताया कि फैक्टर्स जो है वो सेपरेट हो रही हैं, सेपरेट हो गए, उसके बाद जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो वापस से वो कंबाइन करके अपना नंबर मेंटेन कर लेते हैं।
अब क्या है कि दोनों ही जीन्स भी और क्रोमोसोम्स दोनों ही शो करते हैं, दीज शोज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी शो करते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी शो करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं तो जो गैमेट्स बनते हैं तो वो उनको फैक्टर में से सिर्फ एक ही पेयरिंग और सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है फैक्टर्स की, कि वो एक ही फैक्टर रिसीव करते हैं पेयर में से। इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट्स में कि जब दो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए जब जीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होती हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो ये क्रोमोसोम्स और जीन्स का तो हम पढ़ चुके थे, कह रहा है क्रोमोसोम्स भी सेम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट शो करते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस बुक की हेल्प से मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन शो करते हैं। अब यहाँ से देखो, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। अब यहाँ पर G1 स्टेज हमने पढ़ा कि तुमने 11th क्लास में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा कि सेल डिवीजन में सबसे पहले जो फेज होती है इंटरफेज, जिसमें G1S G2 तीन फेजेस होती हैं। उसके बाद माइटोसिस और मियोसिस होती है। हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं, सेग्रीगेशन की बात करें तो सेग्रीगेशन गैमीट्स में हो रही है, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे मियोसिस की, क्योंकि सेग्रीगेशन किस में हो रही है? मियोसिस में, क्योंकि वही रिडक्शनल डिवीजन है, उसी में पेयर सेपरेट हो रहे हैं। तो देखो, जैसे ही ये क्रोमोसोम्स हमारे प्रेजेंट थे वो बाइवेलेंट फॉर्म में आएंगे, होमोलोगस। अब यहाँ मेटाफेज 1 जब आती है एनाफेज की, तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये जो पेयर है, ये हमारा ऊपर वाला जो पेयर है, जो ये येलो के साथ जो ये रेड है ये ऊपर चला जाएगा, और जो ये ऑरेंज के साथ ग्रीन है ये नीचे आ जाएगा। तो मियोसिस 2, अब ये मियोसिस 1 के एंड पे जो दो हमारे पास सेल्स मिलते हैं, दो हमें सेल्स मिलेंगे जिनके पास जो क्रोमोसोम नंबर जो है वो तो रिड्यूस होगा, क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गया, लेकिन उनके पास क्रोमोसोम्स अब भी पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 23 है, 46 नहीं है, क्रोमोसोम नंबर 23 है, लेकिन वो पेयर में प्रेजेंट है, होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और मियोसिस 2 जब होती है तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं इनकी, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से सेपरेट करेंगी, और एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 जर्म सेल बनेंगे, यानी कि हर एक जर्म के पास सेल के पास एक सिस्टर क्रोमेटिड आएगा, और उस एक सिस्टर क्रोमेटिड है तो यानी कि उसके पास एक पेयर ही फैक्टर्स का प्रेजेंट होगा। तो यहां से ये क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर लिया हमने कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेग्रीगेशन शो कर रहे हैं। सेग्रीगेशन कब होगी? जब जर्म सेल्स बनेंगे। ऐसे ही क्रोमोसोम्स में जो है वो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट भी शो करते हैं, यानी कि अब देखो यहां से हम देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हमने पढ़ा था। तो यहां से हम देखते हैं, यहां से ये क्या कहता है कि जैसे ये जो एक लॉन्ग ऑरेंज और लॉन्ग ऑरेंज के साथ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है, और दूसरा येलो के साथ शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स है। यहां से ये क्या कहता है कि जब ये लॉन्ग ऑरेंज सेपरेट होगा तो इसके साथ ये शॉर्ट ग्रीन निकलेगा, ये येलो है तो इसके साथ ये रेड निकलेगा, यहाँ इस ऑरेंज के साथ ये रेड और इस येलो के साथ ये ग्रीन निकलेगा। ये इस तरह के जर्म सेल्स बनेंगे, और जर्म सेल्स जो है फिर रैंडमली जब ये कंबाइन करेंगे तो हमारे पास 4 डिफरेंट फॉर्म्स आ जाएंगी गैमीट्स की। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट में पढ़ा हमने कि क्रोमोसोम्स जो है कि एक शॉर्ट क्रोमोसोम है, एक लॉन्ग क्रोमोसोम, एक शॉर्ट आर्म देखी हमने क्रोमोसोम्स की, एक लॉन्ग आर्म देखी। तो वो कह रहा है कि अगर मान लिया इसके पास ये R है, ये शॉर्ट वाली के पास I है, तो ये क्या कहता है, ये बाइवेलेंट फॉर्म में आएंगे, और ये शॉर्ट वाले भी यहाँ इस तरह से बाइवेलेंट फॉर्म में आ जाएंगे। यहां से बाइवेलेंट फॉर्म से ये क्या होंगे, अब ये जो है ये एक पेयर इसके साथ आएगा, कि ये जो है एक पेयर हमारा किसके साथ आ गया, ये जैसे ये R वाला और यहाँ पे आया ये हमारा Y वाला, दूसरा यहाँ पे आ गया ये R और Y का। फाइनली जब ये अलग होंगे तो इस तरह से ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये इनकी इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट है, ये इसके साथ यही आया है, इस R के साथ यही आया है। उसके बाद ये रैंडमली, जैसे हमने सीड शेप की और सीड कलर की बात की थी कि सीड कलर के लिए और सीड शेप के लिए जीन्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, जैसे हमने राउंड सीड और
राउंड रिंकल्ड सीड और सीड कलर की बात की थी, येलो और ग्रीन की, कि वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए थे। फिर जब उनका फ्यूजन हुआ तो हेट्रोजाइगस कंडीशन आई थी, उसके बाद 4 डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स बने थे, तो हमारा फाइनली 9:3:3:1 का रेशियो आया था। तो क्रोमोसोम्स भी जीन्स की तरह लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट शो करते हैं, यहां से ये प्रूफ हो गया। क्लियर है? अब इसकी ये तो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, थॉमस हंट मॉर्गन, जिसने क्या किया, जिसने बताया बेसिस ऑफ वेरिएशंस फॉर ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस क्रोमोसोमल थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अगर पूछ लिया जाए तो हु प्रपोज या हु गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी, देन देयर इज अ साइंटिस्ट थॉमस हंट मॉर्गन। इस थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी का। ये जो मॉर्गन है ये स्टडी कर रहा था किसके ऊपर? ड्रोसोफिला, एक फ्रूट फ्लाई है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ये इसके ऊपर काम कर रहा था। इसने क्या बताया कि देयर आर वेरिएशंस अकर। इसने बताया बेसिस फॉर वेरिएशन, बेसिस फॉर वेरिएशंस, वेरिएशंस क्यों होती हैं? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वजह से वेरिएशंस, बेसिस ऑफ वेरिएशंस होता है। थॉमस हंट मॉर्गन किसके ऊपर काम कर रहा था? पूछ लिया जाता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसके ऊपर काम कर रहा था वो? ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर पे। इसने क्या बताया? बेसिस फॉर वेरिएशंस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसने ड्रोसोफिला को, यहां से कई बार ये पूछा जाता है कि इस मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? व्हाई मॉर्गन सेलेक्ट ड्रोसोफिला, कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों सेलेक्ट किया? पहला, इट कैन बी इजीली ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। इसको हम इजीली आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा, इसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 वीक्स का है। इट हैज लाइफ साइकिल ऑफ 2 वीक्स। लाइफ साइकिल भी छोटा है इसका। तीसरा, अ सिंगल मैटिंग